अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में एक जानिब अवाम के लिए महंगाई है और सियासतदानों के लिए महाजराई है। ये दोनों बाजार गर्म हैं। आज जो वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 30.6% तक की महंगाई पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब पिछले 8 साल की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो आ चुके हैं और अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा है। जो मरकज़ी बैंक है, स्टेट बैंक, उसके पास जो ज़खायर हैं और जो कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर हैं। लेकिन महाज भी गर्म है सियासत का भी। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पे नज़रें लगाए हुए है कि पंजाब का क्या बनेगा। परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे, इस्तीफ़ा देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे। ये बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त बाहमी अप्रोच का, सियासी अप्रोच का फ़र्क वाज़े हो रहा है परवेज़ इलाही साहब में और इमरान खान साहब की जमात में। इन तमाम मामलात पे हम डिटेल बात करेंगे। कराची वालों के लिए एक नई सियासी बिसात बिछ रही है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, फवाद चोई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया चोई साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, क्या परवेज़ इलाही PTI से फासला इख्तियार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये हम फवाद चोई साहब से पूछ लेते हैं कि फवाद साहब, एक तो आपने कहा था कि 11 जनवरी से बहुत पहले हम एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि क्योंकि चौधरी साहब ने कल ये कहा कि जी एतमाद का अगर वोट लें तो ये तो गवर्नर का जो ख़त था या एडवाइस थी ये उसकी तामील होगी, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या चौधरी साहब 11 से पहले एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार नहीं? और आपके हवाले से, मीटिंग के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि अगर तहलील असम्बली ना हुई तो आप इस्तीफ़े देंगे, तो क्या ये हिकमत अमली तब्दील हुई है? नहीं, अभी तो तब्दील नहीं हुई है। चौधरी साहब का वाज़े मौक़िफ़ है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे जैसे खान साहब ने कहा है। तो असम्बलियाँ, पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों और असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के लिए एतमाद का वोट जो है वो होना ज़रूरी है और मुझे यही उम्मीद है कि एतमाद का वोट जो है ये हो जाएगा। अब इसमें ये ज़रूर है कि हमें 11 तारीख के बाद एतमाद का वोट लेना है या पहले लेना है। और अंडरटेकिंग असल में हमारा एतमाद का वोट नहीं, हम तो चाहते हैं अंडरटेकिंग खत्म हो जाए जो 11 तारीख को खत्म हो जाएगी और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ने में परवेज़ इलाही जो है वो उसमें आज़ाद हो। नहीं, अंडरटेकिंग तो उसी सूरत में होगी ना कि आप, क्योंकि जो पिछली हेयरिंग में ऑब्जर्वेशंस आई थी वो ये थी कि एतमाद का वोट तो आपको लेना पड़ेगा क्यों गवर्नर को ये हक हासिल है। तो आप इंतज़ार करेंगे फाइनल डिसीजन का कोर्ट का और उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे, या आपका ख्याल है कि पहली हेयरिंग में ही वो अंडरटेकिंग ख़त्म हो जाएगी? ये अंडरटेकिंग तो 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगी और वो तो है ही एक तारीख के लिए अंडरटेकिंग। तो अगर केस आगे जाता है तो फिर विदाउट अंडरटेकिंग आगे जाएगा और यही है कि इसीलिए हम समझते हैं कि हमें एतमाद के वोट के लिए भी तैयार रहना है। अगर हाई कोर्ट का फैसला एडवर्स आया तो फिर उसके मुताबिक जो है वो हम तैयारी रखेंगे एतमाद का वोट लेने। सही है। अच्छा, तो दो आपके अरकान तो खुलकर सामने आ चुके हैं, ख़वातीन अरकान मोमना वहीद और ज़ोहरा नकवी। कोई और भी कुछ लोग हैं दावा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले के, और भी कुछ अरकान हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना चाहते। तो इसका हल आपने क्या निकाला है? ये अरकान से कोई तबादला ख्याल हो रहा है? मेरा ख्याल आपने प्रोग्राम से पहले की खबरें शायद मिस कर दी। जो मोमना है, जो MWM की हैं, ज़ोहरा नकवी, इन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो वोट दे रहे हैं। फिर बिलाल वड़ाइच जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी PTI में जो है वो शामिल हो चुके हैं। मोमना वहीद जो है वो एक है खातून, उनसे बात हुई है और यहाँ पे जरदारी साहब वगैरह चूँकि रह के गए हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की तो वो मोमना वहीद के अलावा कोई और उनके हाथ नहीं आया। तो अभी मोमना वहीद को भी बता दिया कि आप अपना फैसला करें। जाहिर है अगर वो फैसला इस पे नहीं करेगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और नहीं, क्या मोमिना वहीद बिक गई है फवाद साहब? अपेरेंटली तो यही लग रहा है, क्योंकि जो उनके बयान शान आए हैं उनसे तो यही लगा। तो अगर जरदारी साहब रह के गए हैं, वो तो बड़े माहिर हैं आपके बकौल, आप इल्ज़ाम उन पे लगाते रहते हैं, तो कुछ और लोगों का भी अंदेशा है? मुमकिन है जो खोल कर ना आ रहे हूँ सामने और उस आखिरी दिन धोखा दे सकते हैं। अभी तक तो कोई नहीं है। अभी तक तो हमारे 177 नंबर जो हैं वो पूरे हैं और अगर ये हमारे 100 इस वक्त 190 थे टोटल, ये इसके बिलाल वड़ाइच के आने से 191 हो गए और उनमें से अभी जो है वो मजारी और वो एक मसूद पिछली दफा चले गए थे, हमने उन पर रेफरेंस भेज दिया था
जी। और अब ये मोमना वहीद के अलावा जो है वो कोई नहीं है। सो अबाउट 188 मेंबर इस वक्त जो है वो हमारे पास कंफर्म। तो कुछ अंदाज़ा है फवाद साहब कि कितनी ऑफ़र की गई मोमना वहीद साहिबा को, और दीगर जो आपको एमपीएस बता रहे हैं उनको कितने पैसे ऑफ़र किए गए? ये जो कुछ एमपीएस को 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किया गया था जी। और उन्होंने वो तफसीलात जो है वो भी सामने रखी। और अब उसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कार्रवाई कर रही है। अब देखते हैं कि वो क्या रास्ता अपनाते हैं, या वो क्रिमिनल रास्ता अपनाते हैं या वो रेफरेंस फाइल करते हैं स्पीकर के जी। लेकिन ये मुस्लिम लीग काफ के भी तो कुछ लोग शायद हो सकता है उनके ज़मीर जाग पड़े, वो कहें कि जो शुजा साहब हमारे लीडर हैं उनकी बात माननी चाहिए। शाह साहब आपको नजूमी तो हम है नहीं, जाहिर है। जी। तो जो लोग अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें शामिल हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो इस वक्त जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 188 लोग जो है वो मेंबर शामिल हैं। अब जाहिर है ना मैं नजूमी हूँ ना आप नजूमी है, जी। वो तो हमें नहीं पता क्या दिलों के हाल तो नहीं है। अच्छा, आप पंजाब हुकूमत की आपने बात की है फवाद साहब, अब ये मामला एक मुलजिम नवीद वाला भी सामने आया है, उसकी वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई ये भी सामने आया। गुजरात का डीपीओ अगर आपकी बात नहीं सुन रहा तो परवेज़ इलाही साहब जो गुजरात से हैं, गुजरात उनका गढ़ है, उनका आपको आपके साथ मिनोअन होने का यकीन कैसे है फिर? परवेज इलाही साहब की अपनी बातें कोई नहीं सुनता। जो बेशुमार चीजें FIR नहीं हुई और यहाँ पे मामला ऐसे ही है। मीडिया के साथ जो हालत है बेचारों की, जैसी पाकिस्तान के मीडिया की हालत है उसके मुताबिक ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बाकियों की क्या हालात है। तो उसी के मुताबिक ही मुल्क चल रहा है। अब वो क्या उसमें परवेज इलाही का क्या कसूर है या किसी का क्या कसूर है? नहीं, डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई तो वज़ीर आला कर सकता है ना, है तो उनका मातहत। कोई कार्रवाई भी नहीं हुई गजनफर शाह के खिलाफ। हाँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बात उसकी अपनी स्टोरी है दुख भरी। वो आप लोग किसी वक्त उसको पूछ लें कि उसने क्यों बनाई, तो वो आके अपनी दुख भरी कहानी आपको सुना देगा कि उसने क्यों बनाई। तो हम मुझसे क्या पूछें, आपको सुना चुका है, आप बता दें हमें। नहीं, वो आप जाहिर है कि वो खुद ही बनाएंगे तो बेहतर से। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा इमरान खान पे जो कातलाना हमले का मामला है, इस पे अब जितनी खिचड़ी पक चुकी है, बतौर वकील बताइए कि क्या कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि ये केस इमरान खान के हक में अभी भी मजबूत है? देखिए जी, केस तो जाहिर है कि मजबूत ही है, उसमें तो सारी केस तो आपके सामने ही है। फवाद साहब ये फरमाएं कि आपने एक मौके पर कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आती है क्योंकि अब लोगों को फ़ोन नहीं आ रहे। फिर आप ही ने कहा कि कुछ अरकान ने कहा कि जी हमें फ़ोन शोन आए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए या अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हों। अब ये एतमाद का मामला जो करीब आ रहा है, ज़ाहिर बात है कि आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा होगा, आप असेस कर रहे होंगे, आपके अरकान आपको बता रहे होंगे कि पंजाब की हद तक क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। असल में फ्रेंकली मैं कह नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि तो जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनको बुला के कहा गया कि नहीं, असम्बलियां तहलील नहीं होनी चाहिए, और जो सब ये कहते हैं कि उन्होंने टीवी में कह दिया बाद में कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती। उसके बाद जो हमारे MPAs हैं, कई चौधरी अरशद हैं हमारे MPA गुजरात से, उनको बुला के कहा गया इसके साथ जो नहीं, और फवाद साहब परवेज इलाही साहब को किसने कहा है? क्या ये परवेज इलाही साहब ने खुद बताया आपको? एक तो उन्होंने जनरल बात की ना कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, लेकिन कोई पर्टिनेंट फर्द है, उन्होंने खुद बताया आपको? जी, उन्होंने पर्टिनेंट फर्द का बताया कि उन्होंने जो है वो कहा कि असम्बलियां जो है वो तहलील नहीं होनी चाहिए। और खैर बाहर भी उन्होंने कई दफा ये बात अब कर दी है, लेकिन बाहर जो दूसरे वो कौन है, किसके बारे में परवेज इलाही साहब ने बताया? वो जो सब जो है वो कह सके, मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है, आप खुद ही बात कर लें। तो उन्होंने जो है जो दूसरे MPAs हैं वो भी ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर अब देखते हैं आगे चीजें कैसे चलती हैं, क्योंकि अभी तक जो है ये कहना कि आर्मी चीफ जो है उनकी कोई नई जो पॉलिसी है वो आ चुकी है सामने। अब उन्होंने खुद ही एक स्पीच भी की है और उन्होंने कहा है कि वो मुल्क में कंसेंसस जो है हमें बड़े इश्यूज पे चाहिए। ये एक मुस्बत सोच है। अब देखते हैं कि वो अपनी जो स्पीच है उसका आगे लाएअमल कैसे बनता है। नहीं, आपने तो कंसेंसस पे शर्त आयद कर रखी है ना कि इलेक्शन की डेट दें, हम बैठने को तैयार हैं, तो क्या आप भी अपनी इस शर्त से पीछे हटने को तैयार हैं? इसके अलावा और मुल्क में क्या कंसेंसस है? इलेक्शन ही के ऊपर बात होनी है ना, जो और किसके ऊपर?
नहीं, ये जो इकॉनमी के हालात हैं, आज जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 8 साल की कम तरीन सतह पे आ चुके हैं, तो ये मसला सिर्फ हुकूमत का तो नहीं है ना, बतौर अपोजिशन और बतौर लीडर इमरान खान का भी तो है। नहीं, ये मसला सिर्फ हुकूमत का है। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि मुल्क के अंदर जो है वो कंसेंसस नहीं है। ये सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं है। ये सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अदरवाइज तो मईशत फर्स्ट क्लास चल रही थी, 6% पे ग्रो कर रही थी पाकिस्तान, और हर चीज मुस्तहकम थी, बड़ा ठीक ठाक चल रहे थे हम। सिर्फ मसला सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम का है, वो इलेक्शनों के अलावा और किसी तरीके से दूर नहीं हो सकता। सही है। फ़वाद साहब, ये इदारा शुमारियात की नई रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट जो आई है, उसमें महंगाई का एक ग्राफ दिया गया है जिसमें वो कह रहे थे कि 21% की 21 से 24% को प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो 30% तक चली गई है। तो मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं, इसाक डार वगैरह, कि आपने जो बेयकीनी पैदा कर रखी है ये उसका नतीजा है, और एक लिहाज से आप बेयकीनी पैदा करके आदमी इस्तेहकाम पैदा करके साहब, आप मतलब अपना भी थोड़ा इस्तेमाल करें ना। अब आप ये बेयकीनी कैसे क्यों पैदा हुई है? आप मुल्क तो स्टेबल चल रहा था, बेयकीनी तो नो कॉन्फिडेंस मूव से पैदा हुई है। वो हम लेके आए थे अपने खिलाफ। जाहिर है कि सारा जो प्रोसेस है वो बेयकीनी की वजह से है, और बेयकीनी क्रिएट जो हुई है वो ये नो कॉन्फिडेंस मूव की। नहीं, नो कॉन्फिडेंस फवाद साहब गैर आइनी तो नहीं है ना, वो तो एक आइनी अमल, आइन उसकी इजाजत देता है। सिंध हाउस में लोगों को लेके जाना, पैसे देना, वो तो गैर आइनी है, या वो भी आपके ख्याल में लीगल ही है? अच्छा, ये अब आपने आज इतलात ये हैं कि जो आपका ताज़ा इजलास हुआ उसमें कहा गया कि एहतजाज एक मुसलसल सड़कों पर लोगों को लाया जाएगा महंगाई के हवाले से। तो ये उसी तरह का एहतजाज होगा कि मुख्तलिफ मकामात पर, या इसकी कोई और नई शक्ल भी दी जा रही है? नहीं, इसमें काफ़ी ऑप्शन है, ये आगे चलेगा। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो और भी होंगी। और असल में मेरा ये तो मानना है कि असल में तो देखना ये है कि जो नॉन पीटीआई जो लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट ताजर तंजीमें हैं, अब वो बोलना शुरू हुई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बोलना शुरू हुए हैं, ये पाकिस्तान में कैसे पब्लिक ओपिनियन जो है वो आगे बढ़ती है। हमारा मसला ये है कि अभी तक तो इमरान खान की वजह से कियोस नहीं हुआ पाकिस्तान में, और इमरान खान ने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दी हुई है। लेकिन अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो ये ना हो कि हमारे हाथ से निकल जाए और इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो इसको अपने हाथ में ले लें और एक मुल्क में एक अफरा तफरी फैल जाए। ये एक बुनियादी मसला है जिसको हम कैटर करने हैं कि इसको कैसे बचा जाए। अच्छा, ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की एक बात आई है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी मुखालफत बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं और नून लीग के लोग भी कर रहे हैं। तो इस पे कोई कंसेंसस आपका और हुकूमत का हो सकता है कि इसको रोका जाए? और जाहिर बात है, ये कौन लोग चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट यहाँ लाई जाए? ये शायद मुल्क में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी। ये कंसेंसस पहले ही मौजूद है। किसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, किसी गैर आईनी गवर्नमेंट की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। और जो भी ये कोशिश करेगा या जो भी ये लाने की बात करेगा, आर्टिकल 6 उसको कैटर करेगा और उसको जो है वो जाहिर है कि उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। इसमें कंसेंसस पहले ही है। फवाद साहब, लॉन्ग मार्च की तरह अगर ये असम्बली तहलील वाला पत्ता भी आपको जल्द इलेक्शन ना दिलवा सका तो फिर क्या अप्रोच होगी आपकी? क्या वापस आ जाएंगे असम्बलियों में? इलेक्शन देखें, असम्बली में तो देखें ना, हमने 2 इलेक्शन लड़े और दोनों इलेक्शन हमने इस बुनियाद पे लड़े हैं कि ये असम्बली रबड़ स्टैंप है और इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं है। और लोगों ने 75% सीटें तो पहले पंजाब के इलेक्शनों में और फिर बाद में ये जिन्होंने नेशनल इलेक्शन कराए पीटीआई जीती, और हम असम्बली में से वापस नहीं जा सकते। जो इस बात का जहां तक ताल्लुक है कि कैसे हम अगला क्या काम करेंगे या क्या करेंगे, इलेक्शनों की जरूरत हमारे लिए नहीं है। वो तो बड़ी 4-5 महीने या 6 महीने, अभी तो हमें ये लग रहा है कि ये महीना कैसे गुजरेगा। जिस किस्म की इकोनॉमिक सिचुएशन इस हुकूमत ने खड़ी कर दी है, तो अभी तो 2-3 वीक देखते हैं कि ये पाकिस्तान के पास, इनके पास मैनेजमेंट प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, बंदा क्या बात करे। तो ना इनको पता है कि क्या इनके पास एक ही इलाज है कि बाजार जो चल रही है चीजें वो भी बंद कर दो। 60% जो पाकिस्तान का सर्विसेज का शोबा है वो भी ये बंद कर देंगे तो मुझे बताएं इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में कहाँ से जनरेट होगी। इन्होंने बिल्कुल जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई प्लान है नहीं। अब वो हम तो उस फिक्र में। सही है, ठीक। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समा हमारे साथ मौजूद थे। कराची में
नई सियासी बिसात बिछ रही है। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा, ये लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि पीएसपी का एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद होगा या इंज़माम होगा? देखिए, हमारी एक ऑफिशियल मुलाकात हुई है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से, उनका डेलीगेशन आया था, और 2 दफ़ा हम मिले हैं गवर्नर सिंध से जो कि एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं यकीनन, और वो एक दफ़ा हम उनके पास गए थे और दूसरी दफ़ा वो हमारे पास यहाँ पर आए थे। अभी तक हम जो गुफ्तगू हुई है वो साथ मिलकर चलने की, साथ साथ काम करने की बात हुई है, और ऑफिशियली उन्होंने मीडिया के सामने भी इस तरह की बात की। जो बात आप पूछ रहे हैं, अभी ये मरहला भी आया नहीं है। हमारी फर्दर मीटिंग्स होनी है, यही बात हुई थी उस दिन कि हम इसको बैठते हैं, इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक हम उस स्टेज पर नहीं आए जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, पहले तो ये पीटीआई वाले कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग, लेकिन कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये पूछना चाहिए पीएसपी से भी और एमक्यूएम से भी कि आपको कौन इकट्ठा कर रहा है, कौन मुत्तहद कर रहा है। ये सवाल अब उन्होंने उठाया है, तो क्या वाकई ये आपको कोई इकट्ठा कर रहा है या आपकी अपनी ख्वाहिश है? बिलावल भुट्टो साहब जी हमें बिल्कुल इकट्ठा कर रहा है, और हमें जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है, अच्छा, और उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो प्लान्स हैं आगे शहर के, वो हमें इकट्ठा कर रहे हैं। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, और और सिंध का हशर सबको पता है। अब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कराची में किया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जो है वो पुलिस और अपने अफसरान, अपने आरओस के जरिए वो कराची को भी टेक ओवर करने का ख्वाब देख रहे हैं। 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, उससे 6 महीने पहले पीएसपी भी मौजूद थी। एमक्यूएम पाकिस्तान बनाने के बाद लोग कंफ्यूज, जो वो मैंडेट हमारे पास आ जाना था वो मैंडेट स्प्लिट हो गया, कंफ्यूज हो गया। हम पिछले 6 साढ़े 6 सालों से हम अपनी बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। देखिए, मैंने खुलकर एमक्यूएम की मुखालफत की है, इसमें कोई मुनाफत नहीं की। मैं आज जब अगर मुफाहमत की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें भी मुनाफत नहीं करना चाहता। वजह क्या है? उसकी वजह यह कि या तो पीएसपी खत्म हो जाती है हमेशा के लिए, या एमक्यूएम खत्म हो जाती है हमेशा के लिए, और ये जो बड़ा चंक है उर्दू बोलने वाले वोटर्स का इस शहर में, जिससे फिर जो है वो पख्तून जुड़ेगा, सिंधी जुड़ेंगे, बलोच जुड़ेंगे, ये बड़ा चंक स्प्लिट हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और कंफ्यूज हुआ हुआ है। इस कंफ्यूजन की वजह से अगर एमक्यूएम भी हारती है और हम भी हारते हैं तो उसका फायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा। ये वो ख्वाब देखकर बैठे हुए। तो वो जो उनके सवाल है कि कौन इकट्ठा कर रहा है, हमें आज जो हम ये बात जो मैं 7 सालों से सुन नहीं सकता था, आज अगर मैं सुन रहा हूं अपनी ईगो को मार के, अपनी बातों को पीछे करके, मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर ताने सुनने पड़ेंगे, बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं डैमेज होता हूं पर्सनल, मैं मुस्तफा कमाल डैमेज होता है, या उसकी ईगो हर्ट होती है, या उसकी बात कोई गलत साबित होती है और किसी 3 करोड़ लोगों का फायदा होता है, तो मैं आज अपने आप को कुर्बान करके, अपनी ईगो को कुर्बान करके, मैं इज्तिमाई फायदे के लिए ये सारी बातें सुन रहा हूं। तो उसकी वजह पीपल्स पार्टी है और उसका प्लान है, जारहाना प्लान है, जिसकी वजह से मैं आज ये सोचने पर, इसलिए कि अगर इन्होंने इस तरह से कर लिया तो जो सिंध का अशर है वो फिर कराची तो तबाह बर्बाद, हमेशा हमारी इस नस्ल को तो फिर जो है वो अच्छे दिन देखने नहीं मिलेंगे फिर। लेकिन ये हकीकत है कि जिनसे आप मिल रहे हैं, जिनके साथ मिल के बैठना चाहते हैं, वो तो इत्तेहादी हैं बिलावल भुट्टो के, पीडीएम के, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के। तो ये कैसे बनेगी? वो निकलेंगे इत्तेहाद से? जी यही सितम ज़रीफ़ी है कि हमने बाहर से बैठकर उनके ऊपर तनकीद भी की है, बातें भी की हैं, मशवरे भी दिए हैं। हम ये समझते हैं कि अगर जो है वो जो बातें मैं टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए उन पर तनकीद करके करता रहा हूँ, अगर वो हमारे साथ बैठेंगे तो शायद हम उन्हें, और आज ये सिचुएशन आ गई है कि देखें सर्वाइवल का मैटर हो गया है, सर्वाइवल का मैटर हो गया। जो सैचुरेशन पॉइंट पे चली गई है सारी चीज़ें कि अब यहाँ से अब मजीद तबाह होने की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तो हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो शायद हम उनको कन्विंस कर सकें
उनको सेंस प्रिवेल कर सके, और जो आज हालात हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो हुकूमत में भी हैं और ये सारे मामलात हैं, कि हम उन्हें स्ट्रेंथ दें ताकि वो कुछ अच्छे फैसले कर सकें। सही है मुस्तफा नहीं, कमाल लेकिन एक सेकंड, लेकिन आपने ये सोचा कि आप MQM या बहादुराबाद की तरफ जाएं, मिल बैठें, आपने PTI के बारे में क्यों नहीं सोचा, जिनको 18 में कराची का मैंडेट मिला है और जो एक विफाकी पार्टी है? इरशाद साहब, बहुत माजरत के साथ जो PTI के कंडक्ट रहा है 4 सालों तक और आज जो PTI की सिचुएशन है, मैं PTI का फ्यूचर नहीं देखता। अच्छा। मैं PTI का फ्यूचर नहीं देखता, इसलिए PTI ने हमें पहले भी 1 साल तक 2019 से 2020 तक उस वक्त के बहुत पावरफुल लोगों ने बहुत कोशिश की कि जो वो हम मर्ज हो जाएं PTI के साथ, और तो हमने हम उस वक्त भी हमने जो है वो कहा कि नहीं, मर्ज नहीं, आप अलायंस की बात करें, आप दोस्ती की बात करें। एनीवेज उनके उस वक्त डिफरेंट डिज़ाइंस थे, डिफरेंट बातें थी। आज जो हशर है और जो शहर का हशर है, और वो जो भी ठीक है पॉपुलैरिटी होगी और है, लेकिन मैं इसको जो है वो इसको स्टेबल नहीं देखता, मैं इसको लॉन्ग टर्म में इसको नहीं देखता। मेरी पॉलिटिकल विजडम ये कहती है कि PTI जो है वो के पास ये चीज़ें नहीं रहेंगी, सही है, फ्यूचर नहीं है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, अब ये मुहाजिर फैक्टर को फिर से उजागर करके जो इत्तेहाद बन रहा है, क्या इसमें लॉन्ग रन पे हम जाके अल्ताफ़ हुसैन को भी कहीं कैनवस पे देखेंगे? देखिए, मुहाजिर नाम की ये पार्टियां ज़रूर थीं, हमारा भी एक बैकग्राउंड था, लेकिन पाक से ज़मीन पार्टी 7 सालों से तमाम ज़ुबानें बोलने वालों की जमात है, और इसकी हमने इसको स्टैब्लिश किया है बाकायदा। मेरी सेंट्रल कैबिनेट में, मेरे नेशनल काउंसिल में, मेरे टाउन डिस्ट्रिक्ट में हर ज़ुबान, जो जिस इलाके का रहने वाला है, हर जगह जहाँ जहाँ PSP है उस ज़ुबान बोलने वाले लोग शामिल हैं। जब खालिद मकबूल साहब हमारे पास यहाँ पर आए और जब हमारी अंदर कमरे के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, तो हमने उनसे अर्ज़ की इस वाली बात की कि उस जहाँ पर जब वो हमारे साथ बैठे तो हमारी सेंट्रल कैबिनेट में अशफाक मंगी साहब बैठे थे जो कि सिंधी स्पीकिंग हैं। हमारी सेंट्रल कैबिनेट में जो है वो अताउल्ला कुर साहब मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, वो बैठे थे जो कि बलूचिस्तान के बलोच हैं। ये हमारी सेंट्रल कैबिनेट थी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो डॉक्टर फौजिया थी जो कि हज़ारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। तो हमारे पास सिर्फ सेंट्रल कैबिनेट में हमारे पास डिफरेंट ज़ुबानें बोलने वाले लोग थे। तो हमने उनसे अर्ज़ की कि जब आप नीचे जाएंगे तो मैंने उनको बताया कि मेरे कारकुन जो नीचे मौजूद हैं वहाँ पर सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने इस वाली बात को न कि एक्नॉलेज किया बल्कि कहा कि हम तो खुद इस लाइन पर काम कर रहे हैं, हम तो खुद सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके कुछ लोगों ने भी ये वाली बात की, और नीचे जाकर जब उन्होंने प्रेस मीडिया से भी बात की है तो उन्होंने कराची के मुहाजिरों के साथ साथ तमाम लिसानी इकाइयों को जोड़ने की बात की है, जो कि मेरे लिए बहुत खुशाइन बात है। तो ये सिर्फ मुहाजिर, यकीनन मैं मुहाजिर हूं, लेकिन हमारा पहले दिन से यह मानना है कि कराची में लाखों की तादाद में दूसरी जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, और जब तक तमाम जुबानें बोलने वाले एक जगह नहीं आएंगे और उनको लीडरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जब तक हम अच्छी जिसे कहते हैं कि जो है वो किसी भी वक्त के हुक्मरानों से हम सही तरह से मुस्तफा कमाल साहब, दूसरी बात आपने माजी में जी अल्ताफ हुसैन साहब वाली वो जी आप करें, कंटिन्यू करें। जो आपने अल्ताफ हुसैन साहब वाली बात की है, बिल्कुल इसका कोई इम्कान नहीं है, और वो बिल्कुल एक डिफरेंट चैप्टर है सारा, उनकी एक डिफरेंट लाइन है और उनकी डिफरेंट बात है। गॉन आर द डेज, ये बिल्कुल कहीं से भी इसका कोई ना प्लान है, ना इसकी कोई गुफ्तगू है, और ना हमारी इस हवाले से कोई कहीं पे इवन के कोई जरा सा रत्ती बराबर भी हमारे दिमागों में इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सिंध की भी पार्टी है और विफाक की भी पार्टी है। तो आप ये समझते हैं कि कराची में जो कुछ पीपल्स पार्टी आप इल्ज़ाम लगाते हैं, जमात इस्लामी लगाती है, MQM लगाती है, ये उन्होंने कराची के साथ ऐसा क्यों किया है? क्या मकसद क्या है उसका? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो जागीरदाराना वडेराना माइंडसेट है ना, ये हमारे जो सो कॉल्ड बड़े लोग कहलाते हैं, बड़ी पार्टियां कहलाती हैं, ये अभी उस जागीरदाराना वडेराना जहनियत से बाहर नहीं आए हैं। दुनिया देखी हुई उन्होंने, ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपने मुल्क में आकर इख्तिदार इनके पास आता है
तो बहुत छोटे जहन के साथ अपनी चीजों को चला रहे हैं। ये इख्तियार, ये जमहूरियत अपने नाक के नीचे, जमहूरियत इनकी सिर्फ अपनी जात तक महदूद है, उसके नीचे किसी को ये इख्तियारात और वसाइल नहीं देना चाहते, ये किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करना चाहते, और उस मैंडेट को दिल जीतने के बजाय, काम करके दिल जीतने के बजाय दूसरे के मैंडेट पर कब्जा करने की प्लानिंग करते हैं। कैसे पुलिस को लगाकर, कैसे हल्का बंदियों को चेंज करके, कैसे जो है वो प्रोजेक्ट्स को छीन कर, कैसे जो है वो जॉब्स ना देकर, ये सब वो चीजें हैं, कैसे कोटा सिस्टम लगाकर, ये सब कैसे पानी बंद करके, सिवरेज का निजाम तबाह बर्बाद करके, हर चीज में, ताकि अगर मुखालिफ है तो उसकी बस सांसें रोक लो, ताकि लोग मजबूर होकर अपने हथियार डाल दें, रेजिस्टेंस छोड़ दें और जो हम कहें वो माने। ये माइंडसेट है, ये अभी का नहीं है, ये पिछले 40 सालों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है एमक्यूएम जैसी पार्टी बनी यहां पर, वो तबाही बर्बादी सारी हुई है यहां पर। आज भी वो सारे लवाजमात मौजूद हैं जिससे एमक्यूएम से बदतरीन, जो भी एमक्यूएम का एक भयानक, जो एक डार्क पहलू रहा है कराची का, उससे ज्यादा खतरनाक किस्म की तंजीमें बन सकती हैं। इसलिए कि यहां पर होप नाम की कोई चीज नहीं है, उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है, ना यहां के नौजवान को नौकरी मिलती है, ना यहां पर पीने का पानी मिलता है, ना यहां पर सीवरेज का निजाम ठीक है, ना अस्पताल में दवा है, ना स्कूल में तालीम है, सरकारी स्कूल तबाह बर्बाद हो गए, यहां पर प्राइवेट फर्म जो है बंद होती चली जा रही है, ना रात में बिजली है, ना सुबह गैस है, कुछ भी उम्मीद नाम की चीज नहीं है। ये माइंडसेट है, इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आती कि भाई पीपल्स पार्टी के पास तो पूरा सिंध है, वो अगर अच्छी गवर्नेंस करें, हो सकता है हम सारे लोग अपने अपने ख्यालात छोड़कर पीपल्स पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं, लेकिन उनका कंडक्ट ही ऐसा है कि वो हिम्मत ही नहीं होती इस वाली बात की तरफ। अच्छा, ये आपने फरमाया कि 18 में बाज़ ताकतवर लोगों ने आपसे कहा कि आप पीटीआई में जम हो जाएं, पीटीआई में शामिल हो जाएं। अब ये इस इत्तेहाद को भी उसी तनाजुर में देखा जा रहा है और बिलावल भुट्टो भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो क्या अब भी कोई पावरफुल लोग हैं जो कहते हैं कि आप सब इकट्ठे हो जाए और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला करें? देखिए, ये 19 की बात है, 2019 की बात है जिसका मैंने आपको जिक्र किया। बिल्कुल नहीं है अरशाद आरिफ साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको वजह बता दी है, बिल्कुल वजह बता दी है। हमसे कोई ये काम नहीं करा सकता और हमसे कोई ये काम ना पहले करा सका है ना आज करा सकता है। मैं बिल्कुल, अगर मुझे ये किसी ने इसे करना हो, मैं किसी हम किसी बड़ी, हम आज जो पोजीशन है एमक्यूएम की पोजीशन कोई बहुत जो है वो ग्लेरिंग तो नहीं है कि बहुत कुछ सक्सेस की स्टोरीज तो बहुत सारी नहीं है, तो इस तरह हम तो फिर किसी जीती हुई बड़ी पार्टी में जाकर जो है वो शामिल होते या जाकर मिलते या सारी चीजें होती नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मैंने आपको वजह बता दी है कि देखिए, पीपल्स पार्टी शहर को ओन नहीं करती, पीटीआई का मैं फ्यूचर नहीं देखता, मेरे पास ऑप्शन क्या बच जाता है। और फिर ये जो उर्दू बोलने वाला मैंडेट है वो स्प्लिट हुआ हुआ है, उसकी सही और गलत कोई वजूहत हम समझते हैं, हम ठीक हैं, वो समझते हैं वो ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि एक फैक्ट है कि भाई लोग कंफ्यूज हुए हुए, स्प्लिट हुए हुए, तो या तो हम खत्म हो जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं, नहीं हुए। अब यहां पर मुझे अपनी जात से ऊपर, सियासत से बालातर होकर मुझे कोई इज्तिमा के लिए, इज्तिमाइयत के लिए फैसले करने हैं। मैं उसमें हर्ट होऊंगा, पर्सनली मुझे पता है मैं हर्ट होऊंगा। मेरी बात जो है, मुझे अपनी सारी कही हुई बातें याद हैं, दुनिया को भी याद हैं, आपके कैमरों को भी याद हैं, सब रिकॉर्डेड है, मुझे पता है मुझे सारी बातें सुननी भी पड़ेंगी, मुझे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन मुस्तफा साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, नीचे दिखाकर उसको पीछे करके, हम समझते हैं कि इन प्रिंसिपल आपने अभी एक टर्न लिया है, उसकी रीज़न ये है कि आप कराची की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये भी है कि कल जब वसीम अख्तर साहब ये बातें करते थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत उन्हें इख्तियारात नहीं देती, और फिर आपने उनको चैलेंज किया और उन्होंने आपको डायरेक्टर गार्बेज लगा दिया, तो क्या कल वसीम अख्तर ठीक थे या आप ठीक थे? नहीं, कल मैं ही ठीक था। मैं अपनी कही हुई किसी बात पर उसको, ना तो मुझे शर्मिंदगी है ना मैं उसको गलत कह रहा हूं। मैं कल तक जो करता रहा हूं सब ठीक करता रहा हूं, कोई मेरा यू टर्न नहीं है। हम तो आगे की बात कर रहे हैं। यू टर्न तो वो होता है कि मैं कहूंगी जी कल तक जो मैंने कहा गलत किया, मुस्तफा साहब, अकेली पीपल्स पार्टी कैसे जिम्मेदार हो गई कराची के हालात की? बिल्कुल, मैं सवाल ये है कि अकेली पीपल्स पार्टी फिर कैसे जिम्मेदार हो गई? फिर तो एमक्यूएम पे भी जिम्मेदारी बनती है, फिर तो जमात इस्लामी पे भी बनती है, फिर तो नून लीग पे भी बनती होगी ना। अकेली कैसे होगी पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, हमने उस पर एतराज नहीं। देखें ऐसा है कि पीपल्स पार्टी पे 90% बनती है जिम्मेदारी और एमक्यूएम पे 10% बनती है जिम्मेदारी, इस तरह से कि एमक्यूएम भी इस गवर्नमेंटों का हिस्सा रही है। जमात इस्लामी के ऊपर भी बात नहीं करते, नून लीग की बात नहीं करते। नून लीग पे बनती जब वो वज़ीर आज़म थे। पीपल्स पार्टी में इस तरह बनती कि 18वीं तरमीम के बाद जब वफाक से सारे इख्तियारात और वसाइल और पैसा सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आ गया,
वो पैसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गन्स के लिए आया, इख्तियारात तमाम ऑर्गन्स के लिए आया, यानी कि वजीर आला हाउस, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तहसील, यूनियन काउंसिल तक वो इख्तियारात और वसाइल 18 अमेंडमेंट के जो है वो ट्रिकल डाउन होने चाहिए थे। हुआ क्या है, सारा पैसा, सारे इख्तियारात आकर वजीर आला हाउस में पार्क हो गए। सारा पैसा नीचे से भी उन्होंने लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर अपने पास पार्क कर लिया। इसलिए पीपल्स पार्टी 90% जिम्मेदार है, क्योंकि आज वजीर आला साहब जो है वो पानी और गटर की लाइनों के इंचार्ज हैं। वजीर आला साहब कचरे के, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। वजीर आला साहब रोड के इंचार्ज हैं, वजीर आला साहब ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज। एमक्यूएम को हम इसलिए कहते थे कि भाई आप छोड़ देते ना, आप जो है वो आप मेयरशिप छोड़ देते, आप 4 साल तक मेयर नहीं रहते, और जो आपके पास पैसे आए थे उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते, जो आपके पास पैसे आए थे उसकी मेंटेनेंस सही कर सकते। तो बिल्कुल हम जो बात करते थे आज भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस वाली बातों को मैं तो कह रहा हूं भाई, हमने बिल्कुल खुलकर मुनाफकत नहीं की है, खुलकर मुखालफत की है। आज भी हम अगर मुफाहमत चाहते हैं तो मैं इसके अंदर मुनाफकत नहीं चाहता, कोई हमने गलत बात नहीं की। ये नहीं कि हमने पहले गलत बात की अब सही बात नहीं, कुछ जो कल तक मैं कर रहा था मैं ओन करता हूं। आज हालात ऐसे हैं कि अभी बड़े चैलेंजेस आ गए। हम आपस में बैठकर मुझे कोई ठीक कर दे, मैं उनको ठीक कर सकता हूं, लेकिन ये जो बड़ा मसला है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अगले 40 सालों तक अगर ये शहर चला गया तो फिर तो हमारी अगली नस्लें भी जो है तबाह बर्बाद है सारी। ठीक, बहुत शुक्रिया सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल के वक्त का। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट की। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। विफाकी इदारे शुमारियात की जो गुज़श्ता हफ्ते के लिए रिपोर्ट आई है उसमें महंगाई में 1.9% इजाफा हुआ है, लेकिन जो वजारत ख़जाना ने रवां साल के लिए महंगाई का तखमीना लगाया था वो 21 से 23% था, लेकिन अब महंगाई 30% तक जा चुकी है। इरशाद साहब, अगर सालाना बुनियादों पे बात करें, पिछले साल का और इस साल का तकाबुल करें, तो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महंगी हुई है तो वो प्याज है, जो 501% महंगा हुआ है। और फिर इसी तरह मुर्गी 82% महंगी हुई है, चाय 65% महंगी हुई है, डीजल 60%, अंडे 50.51%। सालाना बुनियादों पे अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है तो वो मिर्च है और गुड़ भी सस्ता। आटा जो है, अच्छा, आटा जो है वो 55 रुपए था जी, 55 रुपए था, और तकरीबन 120 24-25 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। तो मतलब 2 गुना हो चुका है आटा, और इसी तरह अब ये सिलसिला बढ़ रहा है। कहाँ की आप बात कर रहे हैं? ये आटा जो है इस वक्त की जो इतलात हैं वो ये हैं कि कराची में 160 रुपए का थैला है, 160 रुपए किलो। बलूचिस्तान के कई इलाकों में 160 रुपए किलो है, 160 रुपए, यानी 55 से आप लगा लेना कि 100-150% इजाफा बन जाता है ये। तो इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है और ये रुकने में नहीं आ रहा। ये पंजाब जहाँ हम रोना रो रहे हैं, ये वो इलाका था, ये मगरबी पंजाब जिसको कहते हैं, कि जो पूरे हिंदुस्तान को गंदम सप्लाई करता था, दूसरी अजनास सप्लाई करता था, सब्जियां अजनास, ये अनाज घर कहा जाता था, हिंदुस्तान का अनाज घर। आज वहाँ सूरत हाल ये है कि किसी भी आप चक्की पर या किसी दुकान पर चले जाएं तो कतार लगी होती है आटा लेने के लिए, ऐसे लगता है जैसे मुफ्त बांट रहा है। 300 रुपये किलो, 280, 290 कई जगह पे 300 रुपये किलो जो है प्याज बिक रहा है। अंडे 300 से अब ऊपर चले गए हैं। और अंडे तो खैर माशाल्लाह तारिक बशीर चीमा साहब को दाद देनी चाहिए। जी। मुर्गी, अंडा और ये चीज़ें उन्होंने महंगी की हैं और मज़ीद महंगाई आ रही है। अच्छा, हमारे बिल्कुल ही करीब अफ़गानिस्तान है, जहाँ से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से जाती थी जहाँ जी, और सेंट्रल एशिया तक हमारी गंदम और हमारा आटा और हमारी सब्जियां और हमारा गोश्त जाता था। अब वहाँ अभी परसों एक दोस्त आए थे अफ़गानिस्तान से, उन्होंने जो हमें रेट्स बताए चीज़ों के पाकिस्तानी रुपए में जी, वो हैरान कौन थे कि ये प्याज जो यहाँ आपको 300 रुपये में नहीं मिल रहा, वहाँ 25-30 रुपये किलो है। कौन सा प्याज? अफगानिस्तान की अपनी प्रोडक्शन या अपनी प्रोडक्शन? अच्छा, सही है।
अच्छा, गंदम और आटा तो उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, वो भी वहाँ 50-60 रुपए किलो है। अगर हम माशाल्लाह यहाँ से पैदा करके वहाँ भेज के जो भेज रहे हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ से फिर वापस आके यहाँ बिक रहा है, ये चमन बॉर्डर पे और मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे वहाँ से आटा। तो ये बैड गवर्नेंस, यानी एक है पैदावार कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं, ये जो सैलाब आया है इसके असरात भी हैं, लेकिन बैड गवर्नेंस, करप्शन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इरशाद साहब, आटे का कोई रेट नहीं है। लाहौर में चक्की का आटा 145 रुपए किलो भी मिल रहा है, 160 रुपए किलो भी मिल रहा है। आम आटा जो है वो 140 भी मिल रहा है, 130 भी मिल रहा है। जिसका जो जी चाह रहा है वो मन मर्जी का रेट लगा रहा है। यही कह रहा हूँ ना, ये बैड गवर्नेंस है। यस, इट इज। और करप्शन है। ये बैड गवर्नेंस ऐसे नहीं है कि जी एक जो एसी है या फूड इंस्पेक्टर है या दूसरा तीसरा है वो मुफ्त में ये जो है सोए हुए हैं और मुफ्त में ये सारा काम हो रहा है। ये सारा कुछ जो हो रहा है, जिस पे हमारे सियासतदान भी, हमारे दानश्वर भी, साफ़ी भी शोर में, करप्शन तो इस माशरे का इशू नहीं है। यही ये बैड गवर्नेंस भी करप्शन से जन्म ले रही है जी, कि जहाँ पैसा बनना है वहाँ मुफ्त में काम क्यों किया जाए। अब यहाँ से अगर स्मगल हो रहा है डॉलर जी और गंदम और आटा, तो वो मुफ्त में हो रहा है। पैसों के एवज हो रहा है, रिश्वत के एवज हो रहा है। रिश्वत के, और कौन करा रहा है जी, सबको पता है। मुताल्लिका जो इदारे हैं, एंटी स्मगलिंग है, कस्टम्स हैं, इनको और इनकी और कारकर्दगी जितने भी हैं, जो जहाँ ताकतवर है, जहाँ जिसका अख्तियार है, वो ये काम कर रहा है। ना अवाम की किसी को फिक्र है, ना मुल्क की फिक्र है। जी, बैठे बैठे हम दिवालियापन के दरवाजे पर पहुँच चुके हैं। अब हमें IMF से, आज वज़ीर आज़म साहब का बयान पढ़ा, 3 रोज़ में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि चीन के वज़ीर आज़म ने सिफारिश की, IMF से कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, भाई है, तो उसकी मदद करें और उसको वो जो रिव्यू मिलना है, 9th रिव्यू, वो दे दें। यानी अब हमें कर्ज़ा लेने के लिए भी चीन की सिफारिश दरकार है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अफसोसनाक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही।